देखिए आपका संविदा नियम भाई पढ़ाया जा रहा था और कॉन्ट्रैक्ट में आपका बताया जा रहा था सेक्शन 3 से लेकर 9 तक शुरू किया गया था। सेक्शन 3 से लेकर और आपका 3 से लेकर 9 तक में क्या बताया गया, पहले ये जानिए, फिर एक बार हम उदाहरण और बेयर एक्ट आज पूरा बता देंगे। सेक्शन 3 से लेकर 9 तक में कैसे प्रपोजल किया जाएगा, कैसे यानी कि प्रस्थापना या प्रस्ताव कैसे किया जाएगा। दूसरा, कैसे आपका उस प्रस्ताव को या प्रपोजल को एक्सेप्ट या स्वीकार या प्रतिगृहीत किया जाएगा और प्रस्ताव को या प्रपोजल को कैसे रिवोक यानी कि प्रतिसंहरण या वापस लिया जाएगा और आपका एक्सेप्टेंस को यानी कि स्वीकृति या प्रतिग्रहण को कैसे वापस लिया जाएगा। और यही बातें आपका कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 3 से लेकर 9 तक। आपका फिर एक उदाहरण बनाया जाए तब सही रहेगा भाई। ए अपना घोड़ा बेचना चाहता है और ये जो घोड़ा बेचना चाहता है बी को, तो ए बी से प्रपोजल करेगा कि हे बी, मैं 1500 रुपया में मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ। इस प्रपोजल को बी स्वीकार करेगा और ए भी चाहे तो अपना प्रपोजल वापस ले सकता है और बी भी चाहे तो अपनी स्वीकृति कुछ समय तक वापस ले सकता है। तो आपका सेक्शन 3 से लेकर और 9 तक में यही बातें आपका बताई गई, लेकिन आपका कठिन जरूर है और एक एक शब्दों पर मथना है। आपका एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। पहले आपका सेक्शन 3 देखा जाए। सेक्शन 3 में बताया था आपको कि धारा 3 में आपका ढंग दिया गया है, मेथड दिया गया है या तरीका दिया गया है। प्रपोजल या इजब या प्रस्ताव किस ढंग से किया जाएगा, स्वीकृति किस ढंग से की जाएगी और प्रस्ताव या प्रतिग्रहण की वापसी किस मेथड से होगी, ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 3 में। कई बार कंपटीशन में आ चुका है, एक बार नहीं तो 3 मार्कर आना है ढंग अगर पूछ ले तो। आपका तो किस ढंग से की जाएगी, तो मैं बताया भी था पिछले टर्न पर, या तो कोई एक्ट करके या कोई ओमिशन, यानी कि या तो कोई कार्य करके या कोई कार्य न करके, लेकिन कार्य करने या कार्य न करने के पीछे जो इंटेंशन या इरादा होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा है या प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है या प्रस्ताव को वापस ले रहा है या स्वीकृति को वापस ले रहा है। इस आशय से आप कोई एक्ट या क्या करते हैं, ओमिशन। और ये आपका इरादा यानी कि केवल मन में रखना आपका प्रस्ताव स्वीकृति इत्यादि के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कुछ न कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कार्यालोप करना ही होगा। तो क्या मौन स्वीकृति या मन में ही स्वीकार कर लेना या मन से ही प्रस्ताव कर देना और कुछ किया नहीं जाता है, तो क्या ये प्रस्ताव या स्वीकृति वैध मानी जाएगी कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं। यानी कि कुछ न कुछ क्या होगा, करना पड़ेगा, या तो कुछ कार्य करिए या कुछ क्या करिए, ओमिशन यानी कि लोप। एक सेकंड भाई, अब देखिए सेक्शन 4 भाई, देखिए आप निकाल लीजिए, अब बताया गया था, अब बेयर एक्ट से भी समझाया जाए आपका। धारा 4 में आपका दी गई है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है।
एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करिएगा, इधर कठिन है थोड़ा। देखिए आपका उदाहरण पिछले टर्म पर बताया गया था, अब उदाहरण से डायरेक्ट आपका माने बेयर एक्ट से अटैच करके चला जाए। इसी आपका घोड़ा पर ही उदाहरण देखा जाए, सबसे अच्छा रहेगा। आपका उदाहरण बना लिया जाए। ए ने एक पत्र भेजा है और पत्र भेजकर बी को भेजा है और बी से इच्छा अपनी जाहिर की है बी से कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा 1500 में बेचना चाहता हूँ, अगर तुम रजामंद हो खरीदने के लिए तो अपनी अनुमति दे दो, यानी कि अपनी अनुमति संज्ञापित कर दो। तो धारा 4 अब देखिए आपका, संसूचना कब संपूर्ण होगी, यानी कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो एक एक शब्दों को देखा जाए। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। तो इस उदाहरण में आप लोग भी देखते रहिए। इस उदाहरण में प्रपोजल कौन किया है, ए किया है, किससे किया है, बी से। तो कब कहा जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट हो गया, यानी कि ए द्वारा किए गए प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण हो गई। तो कानून ये कहता है कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, जब वह प्रपोजल उसके नॉलेज यानी कि उसके ज्ञान में आ जाए, तो किससे ए ने प्रपोजल किया है, बी से। तो ए के प्रपोजल की संसूचना कब संपूर्ण होगी, जब वह किसके ज्ञान में आ जाए, बी के। अर्थात इसका मतलब उदाहरण से भी हमें चलते रहना है। ए ने बी को पत्र भेजा था और बी को कभी पत्र मिला ही नहीं प्रस्ताव का, तो क्या बी को नॉलेज हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। अतः प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। दूसरा आपका याद करना है कि बी को प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं है और वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो ये स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के केस में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बता दिया कि पहले प्रपोजल का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ये तो प्रस्थापना की संसूचना कब संपूर्ण होगी ये बताया गया। अगला ये भाई, प्रतिग्रहण की संसूचना। पहले प्रतिग्रहण भाई समझिए। प्रतिग्रहण का मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना या उर्दू में कहा जाता है कबूल करना। तो आप लोग बताइए प्रस्ताव किसने किया है इस उदाहरण में, ए ने। तो कबूल कौन करेगा, स्वीकार कौन करेगा, बी। यानी कि याद रखिए भाई, प्रतिग्रहण करेगा, एक्सेप्ट। देखिए प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध भी पूर्ण होती है और जो प्रस्ताव किया है उसके विरुद्ध भी। एक एक शब्दों पर पहले देखिए ध्यान से, कठिन है थोड़ा, दिमाग भाई अस्थिर करके समझिए। प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना या जानकारी या कम्युनिकेशन बी के भी विरुद्ध पूर्ण होगी और ए के भी विरुद्ध, यानी कि जो व्यक्ति प्रस्ताव किया है उसके अगेंस्ट भी ये संसूचना पूर्ण होगी प्रतिग्रहण की, और जो व्यक्ति प्रतिग्रहण किया है उसके विरुद्ध भी ये संसूचना पूर्ण होगी। लेकिन समय अलग अलग है और मैं पिछले टर्म पर आपको बताया था कि जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाला, ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूर्ण होगी जब वह लेटर ए के नॉलेज में आ जाए, माने ज्ञान में आ जाए।
फिर एक बार देखिए, बी ने ए के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया तो बी कर लिया तो ए के विरुद्ध जो बी ने प्रतिग्रहण किया है उसकी कम्युनिकेशन या उसकी संसूचना ए के विरुद्ध यानी कि प्रस्ताव करने वाले के विरुद्ध कब पूर्ण होगी? जैसे ही बी ने डाक में लेटर क्या किया, डाल दिया। लेकिन बी के विरुद्ध अर्थात स्वीकृत करने वाले के विरुद्ध प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना तब संपूर्ण होगी जब वह आपका लेटर ए के पास यानी कि प्रस्तावक के पास पहुंच जाता है। अब इसी को आपका लीगल भाषा में देखना है। देखिए भाई, एकदम लीगल भाषा में अब देखिए, प्रतिग्रहण की संसूचना, फिर एक बार देखिए आपका प्रस्थापक के विरुद्ध, इस उदाहरण में प्रस्थापक मतलब कि ए, इस उदाहरण में प्रस्थापक कौन है? ए। देखिए एक बार, प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में न समझ में आए, तो पारेषण मतलब भेजने के अनुक्रम में न आए तो उसको पारेषण मतलब क्या, न समझ में आए तो भेजने के, पारेषण मन भेजना, ना आए तो उसी में लिख लेना बैरक में, भेजने के अनुक्रम में कर दी जाती हैं कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। देखिए आपका, यानी कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक माने प्रस्थापक यानी कि इस उदाहरण में ए के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाएगी जब पारेषण के अनुक्रम में यानी कि प्रतिग्रहण की संसूचना भेजने के कोर्स में इस प्रकार कर दी गई है, इस प्रकार भेज दी गई है कि अब सब कुछ प्रतिग्रहिता की शक्ति से क्या हो गया है, बाहर। अब आइए एक दो उदाहरण देखा जाए भाई। ए का लेटर बी के पास पहुंचा और लेटर वह पढ़कर शांति से रखा है, तो मन ही मन स्वीकार कर लिया है प्रस्ताव को कि हम ए का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, कोई स्वीकृति नहीं हुई। लेटर लिख दिया भी, आपका स्वीकृति का डाक में डाला नहीं, अभी भी सब कुछ शक्ति से बाहर नहीं हुआ है। दूसरे दिन डाक खाने गया, भीड़ थी और डाक खाने से पत्र लेकर क्या आ गया, वापस आ गया, तब भी अभी मान के चलिए कि अभी सब कुछ उसकी शक्ति से बाहर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही डाक खाने के कर्मचारी को पत्र दे दिया, तब ये माना जाएगा कि स्वीकृति की संसूचना भेजने के अनुक्रम में अब सब कुछ बी की शक्ति से क्या हो गया, बाहर। तो ये माना जाएगा कि ए के विरुद्ध यानी कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो गई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ उदाहरण में कि जैसे ही बी ने लेटर को डाक में डाला अर्थात भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर, उसी क्षण किसके विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो गई, ए के, ए यानी कि प्रस्थापक के, ये याद रखें अभी प्रस्थापक के विरुद्ध। अब प्रतिग्रहिता के विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना कब संपूर्ण होगी, तो भारतीय विधि और इंग्लैंड की विधि में अंतर है। इंग्लैंड की विधि में है कि जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाला वह प्रतिग्रहण की संसूचना बी के भी विरुद्ध उसी क्षण पूर्ण हो जाती है और ए के विरुद्ध भी हो जाती है। लेकिन भारत में आपका नियम थोड़ा भिन्न है। जो व्यक्ति स्वीकार प्रपोजल को किया है उसके विरुद्ध
स्वीकृति की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब वह संसूचना प्रस्थापक के नॉलेज में आ जाती है, यानी कि ए के ज्ञान में आ जाती है। देखिए आपका इसको, देखिए आपका उदाहरण से देखिए भाई, बी ए द्वारा भेजा गया लेटर बी को 5 जनवरी को मिलता है, तो प्रस्ताव की संसूचना 5 जनवरी को क्या हो गई, पूर्ण। बी क्या करता है कि 10 जनवरी को डाक में आपका स्वीकृति पत्र छोड़ देता है, तो 10 जनवरी को किसके विरुद्ध प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो गई, ए के। किसके विरुद्ध, ए के। और 15 जनवरी को बी द्वारा भेजा गया लेटर ए को प्राप्त होता है, तो जिस तारीख को बी द्वारा किया गया प्रतिग्रहण या स्वीकृति ए के नॉलेज में आता है, उस तारीख को प्रतिग्रहण की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण होगी, प्रतिग्रहिता, यानी कि कौन इस उदाहरण में है प्रतिग्रहिता, बी। तो बताइए किसको ज़्यादा समय मिल रहा है, ए को कि बी को, बी को, यानी कि प्रतिग्रहिता फायदे में रहेगा, अभी आगे बताया जाएगा। देखिए भाई आगे आपका फिर एक बार बेरक देखिए, एकदम आराम से 2-2 बार बताया जाएगा। देखिए भाई, प्रतिग्रहण की संसूचना फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, वहीं प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति के बाहर हो जाए। फिर देखिए अगला, प्रतिग्रहण के विरुद्ध, प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती हैं। अभी हमने बताया प्रतिग्रहिता यानी कि एक्सेप्ट करने वाला या स्वीकार करने वाला या कबूल करने वाले के विरुद्ध आपका प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस की संसूचना कम्युनिकेशन तब पूर्ण होगा जब वह प्रतिग्रहण किसके नॉलेज में आ जाए, प्रस्थापक के। यानी कि इस उदाहरण में प्रस्थापक किसे बनाया गया है, प्रस्ताव करने वाला, ए को। तो बी के विरुद्ध कब प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होगी, जब किसके नॉलेज में वह प्रतिग्रहण आ जाए, ए के। यही बात लीगल भाषा में कही गई। अगला देखिए भाई, प्रतिसंहरण की संसूचना। देखिए आपका प्रस्ताव की भी संसूचना इसमें पूर्ण हुई, दूसरा प्रतिग्रहण की भी। अब आपका तीसरा जो कम्युनिकेशन पूर्ण कराना है वह किसके बारे में कराना है, प्रतिसंहरण यानी कि रिवोकेशन, यानी कि वापस लेना या रद्द करना। देखिए आपका पहले रद्द करा जाए, उदाहरण में देखिए, जैसे कि आपका ए है, ए अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है यानी कि रद्द कर सकता है, प्रतिसंहृत कर सकता है अर्थात खंडन कर सकता है अर्थात रिवोक कर सकता है। कौन कर सकता है, ए। और दूसरा है कि बी ने ए के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो बी को भी ये पावर है कि वह अपने प्रतिग्रहण यानी कि स्वीकृति से मुकर जाए या अपनी स्वीकृति को, प्रतिग्रहण को वापस ले ले, रिवोक कर दे, खंडित कर दे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दशाओं में ए भी अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है और कुछ दशाओं में जो बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, बी भी अपनी स्वीकृति क्या कर सकता है, वापस। दोनों कर सकते हैं, लेकिन कब तक का जो मामला रहेगा वो सेक्शन 5 से कवर होगा। कब तक वापस, लेकिन वापस ले सकते हैं
और वापस लेने की कम्युनिकेशन कब पूर्ण होगा, ये सेक्शन 4 बताएगा। यानी कि वह टाइम या कब तक ये प्रस्ताव वापस लेगा, बी कब तक अपनी स्वीकृति क्या करेगा, ये 4 से कवर नहीं होगा, ये किससे होगा, 5 से। तो 4 क्या बता रही हैं, देखिए लास्ट लाइन भाई आपका, प्रतिसंहरण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती हैं कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए। अब आइए आपका देखा जाए, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ध्यान में रखिएगा, ए ने प्रपोजल किया था और ये चाहता है कि इस प्रपोजल को क्या कर ले, वापस ले ले, रिवोक कर ले। तो ए प्रपोजल को वापस लेना चाहता है, तो ए एक लेटर भेज दे बी को और लेटर भेज के बता दे कि जो मैंने घोड़ा बेचने का प्रस्ताव किया था उस प्रस्ताव को मैं क्या ले रहा हूँ, वापस। कौन लेटर भेज दे, ए। अब दिमाग यहीं थोड़ा कठिन है कि जिस व्यक्ति ने प्रतिसंहरण किया है, तो इस उदाहरण में किसने किया है, ए ने। तो ए के विरुद्ध यानी कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने प्रतिसंहरण किया है, प्रतिसंहरण की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी, तो ऐसी दशा में प्रतिसंहरण की संसूचना ए के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब वह भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर चुका है कि सब कुछ उसकी शक्ति से अब क्या हो गया है, बाहर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ए ने डाक में लेटर डाल दिया तो प्रतिसंहरण या प्रस्ताव के खंडन की संसूचना बी के विरुद्ध नहीं अभी पूर्ण हुई, किसके विरुद्ध पूर्ण हो गई, ए के। यानी कि जैसे ही ए ने प्रस्ताव के खंडन का लेटर कहाँ डाल दिया, डाक में, तो वैसे ही ए के विरुद्ध खंडन की संसूचना क्या हो गई, पूर्ण। लेकिन बी के विरुद्ध पूर्ण नहीं हुई। बी के विरुद्ध यानी कि दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रतिसंहरण की संसूचना कब संपूर्ण होगी, जब ए द्वारा जो प्रतिसंहरण का लेटर है जो बाद में भेजा गया है वह लेटर किसके ज्ञान में आ जाए, बी के। सतर्क रहना है आपका। फिर मैं बता दूं एक बार, कठिन है सबसे ज़्यादा यही लाइन, क्योंकि इतना प्रतिग्रहण प्रतिसंहरण में उलझा देता है। फिर एक बार देखिए भाई, देखिए, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती हैं, यानी कि ए अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता है, तो जैसे ही ए ने प्रस्ताव की वापसी का लेटर डाक में डाल दिया, वैसे ही प्रतिसंहरण या प्रस्ताव के खंडन की संसूचना ए के विरुद्ध यानी कि प्रस्तावक के विरुद्ध क्या हो गई, पूर्ण। लेकिन बी के विरुद्ध अभी नहीं हुई है। तो आपका जिस व्यक्ति से प्रतिसंहरण किया जा रहा है, यानी कि इस उदाहरण में भी उसके विरुद्ध कब पूर्ण होगी, जब वह संसूचना किसके ज्ञान में आ जाए, बी के। यानी कि किसके ज्ञान में आ जाए, बी के। अगला देखिए भाई, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया, तो बता ही दिया गया कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया है, जब तक कि उसके नॉलेज में वह संसूचना न आ जाए तब तक प्रतिसंहरण नहीं माना जाएगा। तो सामान्य नियम है। फिर एक बार उदाहरण से भी इसको हम समझाते हैं, देखिए ध्यान से।
लेकिन अब पहले 5 हो जाने दीजिए, तब उसके बाद आपका बताया जाएगा। देखिए भाई सेक्शन 5, प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। पहले दोनों हो जाए तो मिक्स करके एक उदाहरण बताते हैं। देखिए प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, यानी कि प्रपोजल को और एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कर रहे हैं, तो सेक्शन 5 आपका ये बताएगा कि कब तक रिवोक हो सकता है। देखिए कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। यानी कि कोई भी प्रपोजल वापस लिया जा सकता है, लेकिन धारा 5 बताती है कि कब तक वापस लिया जा सकता है, जब तक कि प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना क्या न हो गई हो, पूर्ण। तो आइए, यानी कि ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी, जब भी पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया हो कि बी की शक्ति से सब कुछ अब क्या हो गया हो, बाहर। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अभी हम उदाहरण बताएंगे, 4-5 समस्या भी उसमें आएगी, कि बी द्वारा डाक में लेट प्रतिग्रहण का पत्र डालने के पहले अगर ए चाहे तो अपना प्रस्ताव क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अगला शब्द देखिए, एक लाइन और है, उसके बाद उदाहरण फिर नया देखा जाए। कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। यानी कि प्रतिग्रहण किया गया है और उस प्रतिग्रहण की संसूचना को या उस एक्सेप्टेंस की संसूचना को वापस लेना है। तो ध्यान से समझिए, इस उदाहरण में प्रतिग्रहण या स्वीकृति किसने किया है, बी ने। तो बी अपना प्रतिग्रहण कब तक वापस ले सकता है, जब तक कि क्या कहा गया है, जब तक कि प्रतिग्रहण की संसूचना उस व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ण हो जाए जिससे प्रतिग्रहण किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी अपनी स्वीकृति को वापस लेना चाहता है तो कब तक ले सकता है, जब तक कि उस स्वीकृति की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण हुई हो, ए के। तो कब ए के नहीं, जब तक कि उस स्वीकृति की संसूचना बी के विरुद्ध पूर्ण नहीं हो। भाई ए के विरुद्ध नहीं, आपका बी के विरुद्ध। अब इसको एक उदाहरण बना जाए भाई, ऐसे आपका कम समझ में आएगा। आपका फिर एक बार उदाहरण बनाया जाए और इसी उदाहरण पर आप भाई धारा 4 और 5 को फिर समझिए लास्ट में। देखिए भाई आपका ए, समय भी बना देंगे हम। ए चाहता है कि वह बी को अपना घोड़ा बेचे, तो ऐसी दशा में 1500 में बेचना चाहता है। तो ए ने एक लेटर लिखा, ध्यान समझिएगा, एक पत्र लिखा। पत्र का समय भी हम बता दें, 1 जनवरी को लिखा और बी के पास आपका 1 जनवरी को पत्र लिखा और बी के पास जो ये पत्र था 5 जनवरी को पहुंचा। ध्यान में रखिएगा, बी ने क्या काम किया कि 10 जनवरी को स्वीकृति का जो पत्र था डाक में डाल दिया। ये भी सतर्क रहना है, किस तारीख को स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया, 10 तारीख को। और फिर आपका जो ए है वह अपना प्रस्ताव वापस करना चाहता है, और तो वो अलग बताया जाएगा, पहले इतना देखिए तब आपका कब तक। अब सारे नियम सेक्शन 4 और 5 मिक्स करके बताए जा रहे हैं।
सेक्शन 4 का पहला लाइन है कि ए ने जो प्रपोजल किया था उसकी संसूचना कब पूर्ण मानी जाएगी, कब माना जाएगा कि प्रपोजल की जानकारी पूर्ण हो गई। तो मैं लगातार बता रहा हूँ, जब वह किसके नॉलेज में आ जाए, बी के, यानी कि जिससे प्रपोजल किया गया है। तो किसके नॉलेज में वह आ जाए, बी के। तो बताइए बी के नॉलेज में किस तारीख को आता है, 5 जनवरी को। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 5 जनवरी को ए के प्रपोजल की संसूचना क्या हो गई, पूर्ण। इसमें तो किसी को शक नहीं है ना, यह समस्या। अब आइए, जब आपका प्रपोजल हो गया तो सेक्शन 4 में आपका कह सकते हैं प्रतिग्रहण कराइए, यानी कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कराइए। अब आइए, प्रतिग्रहण की संसूचना जो व्यक्ति प्रस्ताव किया है उसके विरुद्ध, पक्ष में नहीं, किसका, विरोध में, यानी कि जो व्यक्ति प्रस्ताव किया है उसके विरुद्ध कब संपूर्ण हो जाएगी, तो तब संपूर्ण होगी जब प्रतिगृहीता ने, यानी कि किसने, बी ने, प्रतिग्रहण माने प्रतिग्रहण के लेटर को भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो जाए, बाहर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाल दिया, वैसे ही ए के विरुद्ध, यानी कि प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो गई, चाहे वह लेटर ए के पास कभी पहुँचे या न पहुँचे, उससे मतलब नहीं है। यानी कि जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाल दिया तो ए उसी समय अपने प्रस्ताव से बाध्य हो गया। इसका मतलब ये हुआ ए उसी समय अपने प्रपोजल से क्या हो गया, बाध्य, अब मुकर नहीं सकता। याद रखिए, फिर एक बार इसको देखिए, भले ही बी द्वारा भेजा गया लेटर ए को कभी प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो, फिर एक बार इसको देखिए, जैसे ही, अब लीगल भाषा में देखिए, जैसे ही प्रतिगृहीता ने प्रतिग्रहण के अनुक्रम में, लेटर भेजने के अनुक्रम में, पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया कि अब सब कुछ उसके शक्ति से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो उसी क्षण या उसी समय प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण होगी, तो प्रस्तावक के, यानी कि प्रपोजल को करता कौन है, ए, उसी क्षण। अब आइए बी पर आइए, बी के विरुद्ध, यानी कि प्रतिगृहीता के विरुद्ध, बी मतलब क्या, प्रतिगृहीता, स्वीकार करता, प्रतिगृहीता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब संपूर्ण होगी, तो कानून ये कहता है कि जब प्रतिगृहीता द्वारा भेजा गया लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के, यानी कि बी ने जो लेटर भेजा है, जब वह लेटर किसके ज्ञान में आ जाए, ए के, तब किसके विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होगी, बी के, यानी कि प्रतिगृहीता के। अब ए भी अपना धारा 5 ये बताती है, तो 4 हैं। सेक्शन 5 केवल ये बताएगा कि कब तक ए अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है और कब तक बी अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है, वापस। तो ध्यान से अब समझिए क्या कहता है कानून, कठिन है थोड़ा। एक पहले उदाहरण से देखिए धारा 5 पर, ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने के पूर्व ए अपने प्रस्ताव को
वापस ले सकता है। कब तक ले सकता है? जब तक कि ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना क्या न हो गई हो, पूर्ण। और ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूर्ण होगी सेक्शन 4 के अनुसार जबकि वह बी ने पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर। अब इसी में आपका समस्या बनाता है भाई, लेटर वोटर भेज के देखिए 2-3 समस्या बनाता है। ए ने बी को लेटर भेजा और ए का लेटर 5 जनवरी को पहुंचा। प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हो गई। अब बी को स्वीकार करना है। अब ए को एहसास होता है कि हमने प्रपोजल करके गलत किया, तो ए 4 जनवरी को अपने प्रपोजल के वापस की संसूचना भेजता है। तो ऐसी दशा में 4 जनवरी को ए के विरुद्ध वापसी की संसूचना तो पूर्ण हो गई, लेकिन अभी बी के विरुद्ध नहीं हुई है। बी के विरुद्ध वापसी या प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूर्ण होगी जब ये 4 जनवरी वाला भेजा गया लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, बी के। तो अब एक उदाहरण बनाया जाए। पहला लेटर बी को 5 जनवरी को मिलता है और बी क्या काम करता है कि 6 जनवरी को प्रतिग्रहण की संसूचना यानी कि प्रस्ताव को स्वीकार करके और 6 जनवरी को डाक में लेटर डाल देता है। ए ने जो प्रस्ताव वापस करने का 4 तारीख को लेटर भेजा था वह बी के पास 7 जनवरी को पहुंचता है। तो आप लोग बताइए, ये प्रस्ताव की स्वीकृति मानी जाएगी कि प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा? क्यों मानी जाएगी? क्योंकि पहले ही बी ने उस प्रस्ताव का लेटर क्या किया था, डाक में डाल दिया। तो आ गया ना। अब इसके उल्टा नियम चलिए। बी के पास 5 जनवरी को प्रस्ताव का लेटर पहुंचा और ए को उसी बीच एहसास हुआ कि हमने तो गलत प्रस्ताव कर दिया है, हम अपने प्रस्ताव को क्या कर लें, वापस। तो ए एक और लेटर भेजता है वापसी का और बी के पास वह लेटर 6 जनवरी को पहुंच जाता है प्रस्ताव की वापसी का। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती भी प्रस्ताव स्वीकार करके और 7 जनवरी को प्रतिग्रहण का लेटर क्या करता है, भेज देता है। तो आप लोग बताइए, प्रस्ताव का प्रतिसंहरण हो जाएगा कि आपका प्रस्ताव की स्वीकृति होगी? क्यों प्रतिसंहरण हो जाएगा? क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना ए के विरुद्ध पूर्ण होने के पहले ही बी के पास रिवोकेशन का लेटर क्या हुआ था, पहुंच गया था। ये तो आ गया ना इतना। अब आइए आपका अगला नियम देखा जाए इसी में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति प्रस्ताव किया है वह अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कब तक? जब तक कि स्वीकृति की संसूचना उसके विरुद्ध पूर्ण न हो जाए। ये याद रखिए। अब बी पर आइए भाई, धारा 5। कब तक बी अपनी स्वीकृति को या अपने प्रतिग्रहण को रिवोक कर सकता है, प्रतिसंहृत कर सकता है, अर्थात खंडित कर सकता है? तो सतर्क बस एक लाइन रहना है। जब तक बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण न हो जाए तब तक बी को पावर है कि वह अपने स्वीकृति को क्या कर ले, वापस ले ले। और इस उदाहरण में बी के विरुद्ध स्वीकृति या प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है? जब बी द्वारा भेजा गया लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के,
यानी कि प्रस्तावक के। अब यहाँ बी पर एक दो उदाहरण बनाया जाए भाई, देखिए ध्यान से आपका। मान लीजिए कि बी ने 6 जनवरी को प्रस्ताव स्वीकार करके लेटर भेज दिया। अभी ए के पास लेटर पहुंचा नहीं, तो जब तक ए के पास लेटर पहुंच न जाए तब तक बी अपने स्वीकृति को क्या कर सकता है, वापस। अब देखिए 7 जनवरी को बी ने अपनी स्वीकृति को वापस माने लेने का लेटर भेजा। अब देखिए यही समस्या आपका है कि ए के पास कौन सा लेटर पहले पहुंचता है। अगर ए के पास 6 जनवरी वाला लेटर पहले पहुंच जाए तब तो भाई स्वीकृति मानी जाएगी, और अगर ए के पास कौन लेटर पहले पहुंच जाए, 7 जनवरी वाला, तो बी जो प्रस्ताव स्वीकार किया था उसका रिवोकेशन या प्रतिसंहरण या स्वीकृति का खंडन माना जाए। यानी कि इसमें ये महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति वाला लेटर पहले पहुंचा कि खंडन वाला। अब एक समस्या और आती है कि 6 जनवरी को स्वीकार किया, 7 जनवरी को अपना स्वीकृति वापस ली और दोनों लेटर भेज दिया है, लेकिन ए के पास दोनों लेटर एक ही दिन पहुंचते हैं एक साथ। किस तारीख को? 10 तारीख को। भाई अब क्या माना जाए, क्योंकि स्वीकृति का भी लेटर पहुंचा, कह सकते हैं कि स्वीकृति को रद्द करने का भी अलग अलग डेट में नहीं, एक साथ पहुंचा। तो इस विषय पर कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो इंग्लैंड के न्यायालयों ने निर्णय दिया है उस आधार पर ये माना जाएगा, माने भाई कहीं कानून में नहीं है, ये माना जाएगा कि स्वीकृति का प्रतिसंहरण यानी कि खंडन हो गया। फिर एक बार याद रखिएगा, अगर स्वीकृति का और खंडन का लेटर क्या पहुंचे एक साथ, किसके पास? ए के पास, तो क्या माना जाएगा? स्वीकृति की खंडन। हाँ, ये कहीं दिया नहीं है, ये हम किसके माध्यम से बता रहे हैं? केस के। इस प्रकार ये धारा 4 और 5 उलझाऊ थी। फिर एक बार भाई घर पर पढ़िएगा। आइए धारा 6, 7, 8, 9 ये देखना है। देखिए सेक्शन 6 मैं पूरी तरह बता चुका हूँ, ये मेंस में भी आया था कि प्रपोजल या आपका जो प्रस्ताव है वह कब प्रतिसंहृत हो जाता है, कब खंडित हो जाता है, कब प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो कितनी कंडीशन धारा 6 में हमने बताया था? 4, मेंस में भी आता है। पहला कंडीशन क्या है कि जितना समय के लिए प्रस्ताव किया गया था वह समय ही क्या हो गया? बीत गया। यदि समय नहीं है तो क्या बीत गया हो? युक्त समय बीत गया हो। फिर आपका बताया गया कि अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है और स्वीकारकर्ता ने उस कंडीशन प्रेसिडेंट या पूर्ववर्ती शर्त का पालन नहीं किया और अंत में अक्षमता या क्या बताई गई, ये डिटेल में बताया गया है। धारा 7 आइए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 7 बताती है कि जब भी, देखिए भाई आपका यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है और मैं प्रस्ताव के प्रकार में यहाँ से बताया भी था। फिर एक बार देखिए धारा 7 क्या बताती है। सेक्शन 7 ये बताता है कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए यानी कि स्वीकार किया जाए तो आपका पूर्ण रूप से किया जाएगा, अर्थात आत्यांतिक प्रकार से, अर्थात एब्सोल्यूट रूप से, पहला नियम। और शर्त रहित किया जाएगा यानी कि स्वीकार करने वाला अपनी ओर से कोई शर्त नहीं लगाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये।
जब भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा तो पूरा किया जाएगा कि आधा? पूरा। और क्या स्वीकारकर्ता अपनी ओर से कोई शर्त लगा सकता है कि नहीं? नहीं। तो पहले पूरा आधा का उदाहरण, फिर शर्त का उदाहरण, उसके बाद आपका काउंटर ऑफर देखना है। 3 एंगल से देखिए आपका। ए ने बी को प्रस्ताव किया कि हे बी, मैं तुम्हें अपना कितना घोड़ा बेचना चाहता हूँ? 6। बी ने प्रस्ताव तो स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारा कितना घोड़ा खरीदूंगा? केवल 3। अब आप लोग बताइए, प्रपोजल को स्वीकार आधा किया गया है या कुछ अंश की पूर्ण रूप से? क्या पूर्ण रूप से किया गया? तो जो प्रपोजल पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, उस स्वीकृति को वैध या सही या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, ये स्वीकृति वैध होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। और इससे संविदा का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 7 के तहत जो स्वीकृति है, माने स्वीकार करेंगे प्रपोजल, वो आधा अधूरा नहीं बल्कि कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट, यानी कि पूर्ण। ये तो आ गया ना। और इस उदाहरण में बी ने क्या किया था? 6 घोड़ा के बदले कितना घोड़ा खरीदने के लिए वादा कर लिया? 3। तो अपूर्ण। अब दूसरा शर्त लगा दीजिए। ए ने बी से प्रपोजल किया था कि हे बी, मैं तुम्हें अपना 6 घोड़ा बेचूंगा, लेकिन 6,000 में। कितने हजार में? 6,000। बी ने 6 घोड़ा खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अपनी ओर से एक कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि मैं 6 घोड़ा तो खरीदूंगा, लेकिन 6,000 में नहीं, बल्कि कितने हजार में? 5,000 में। तो आप लोग अब बताइए कि बी ने जो ये शर्त लगा, माने बी ने बिना शर्त प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया है, अपनी ओर से बी ने क्या किया है? एक कंडीशन लगाई है। कौन सी? कि मैं 6,000 में नहीं, बल्कि कितने में घोड़ा खरीदूंगा? 5,000। तो भाई सेक्शन 7 कहता है कि प्रपोजल को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करने वाला अपनी ओर से कोई शर्त नहीं लगा सकेगा। अगर वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता या अपनी ओर से कोई कंडीशन लगाता है, तो वह स्वीकृति वैध मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। स्वीकृति मानी जाएगी कि नहीं वैध? तो कौन सी धारा कहती है कि नहीं मानी जाएगी? 7। अब तुरंत एक काउंटर अटैक करना है भाई। काउंटर प्रपोजल समझना है। मैं बताया था, भले याद न हो। प्रति प्रस्ताव या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव, ध्यान से समझिए, खूब पूछा जाता है। देखिए आपका इसी पर उदाहरण देखा जाए। ए ने बी से अपना 6 घोड़ा 6,000 रुपया में बेचने का प्रपोजल किया, और बी ने वह घोड़ा खरीदने के प्रस्ताव को तो स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि मैं इन घोड़ों को 5,000 रुपये में खरीदूंगा। तो जैसे ही जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, अगर वह व्यक्ति जैसे ही पूरा प्रपोजल स्वीकार नहीं करता या प्रपोजल को स्वीकार तो करता है, लेकिन अपनी ओर से क्या लगाकर? शर्त लगाकर, तो वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। और जैसे ही वह शर्त लगाकर एक्सेप्ट किया, वैसे ही जो ए का मूल प्रस्ताव था, अब तुरंत उसी क्षण ये क्या हो जाएगा? समाप्त। याद रखें, उसी क्षण क्या होगा? और ये माना जाएगा कि बी ने एक नया प्रपोजल किया है। किससे प्रपोजल किया है? ए से। अब ए चाहे
तो 5,000 रुपया में 6 घोड़ा बेचे या बेचने से क्या कर दे इनकार। ये इसी को हम क्या कहते हैं, प्रति प्रस्ताव या काउंटर ऑफर या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। अब ऐसे में देखिए भाई एक और नियम। अब ए ने 5,000 रुपये में घोड़ा बेचने से इनकार कर दिया, तो बी सोचा कि घोड़ा सस्ता ही मिल रहा था, फालतू में हम बार्गेनिंग कर रहे थे। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी कर रहे थे। 6,000 में हम खरीद लेते तो कुछ न कुछ लाभ क्या होता, मिल जाता। और बी बाद में 6,000 में खरीदने के लिए क्या हो गया, तैयार। तो अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका ए का जो प्रस्ताव था, जैसे ही बी ने 5,000 में खरीदने के लिए कहा, ए का मूल प्रस्ताव अब क्या हो चुका है, समाप्त। और जब समाप्त हो गया तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। पुनर्जीवित नहीं, जैसे कि आप लोग कहानी भी सुने होंगे, आपका गोल्डन बाउल यानी कि सोने का कटोरा खूब पढ़ाया जाता था छोटे पर, कि एक सोने का कटोरे का उदाहरण इंग्लिश में कहानी है और खूब पढ़ी जाती है। पता नहीं इस समय है कि नहीं, लेकिन आपका इस समय भी होगा। और आपने देखा भी होगा कि एक व्यापारी आता है, लालची रहता है, एक बुढ़िया आती है, एक कटोरा मैंने अपना बेचना चाहती है। वह कटोरे पर खरोच लगाता है और जान जाता है कि ये क्या है, सोने का है। फिर अपना बार्गेनिंग करता है कि 2 रुपया में दे दीजिए, 3 रुपया में। बुढ़िया नहीं देती, फिर चला जाता है। और आपका बाद में फिर आता है, तो उसी बीच एक व्यापारी आकर कटोरे को देखता है और बुढ़िया को बताता है कि ये कटोरा तो सोने का है, और सब कुछ अपना जितना धन रहता है सब देकर कटोरा लेकर क्या होता है, चला जाता है। और लालची व्यापारी अंत में लालच के चक्कर में आपका फिर जाता है, तो अब क्या, शाक लग जाता है, मर जाता है। कि क्या हुआ, आप तब भी जब एक बार शर्त लगाकर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो अब घोड़ा हाथ से क्या हो गए, निकल गए। अब ए के ऊपर हैं कि बी द्वारा अब घोड़ा बेचे कि न बेचे। अब बी के पास नहीं है पावर, किसके पास है, ये पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकता। यानी कि अगर तैयार भी हो जाए कि हम 6,000 में खरीदेंगे, तो नहीं आपका बेच सकता, माने बेचने के लिए ये बाध्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का जो मूल प्रस्ताव था, याद रखिए, उसी क्षण द एंड हो गया जिस क्षण बी ने आपका क्या किया, माने प्रस्ताव अपनी ओर से शर्त लगाकर प्रस्ताव को क्या किया था, स्वीकार। पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। अगला नियम आइए सेक्शन 8 देखा जाए। जहां आज 9 तक समाप्त कर दिया जाए भाई। जहां तक सेक्शन 8 की बात है, सेक्शन 8 में आपका एक लाइन जानना है। अगर प्रस्ताव में कोई कंडीशन लगी है, यानी कि प्रस्ताव में कोई शर्त लगी है, तो ऐसी दशा में उन शर्तों को स्वीकार करके भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि शर्तों का पालन करके, कंडीशन को फुलफिल करके प्रस्ताव को क्या किया जा सकता है, स्वीकार। और एक शर्त मैं बहुत अच्छी बताया था, और वह मगरमच्छ वाला फिर एक बार बता रहा हूँ, 1-2 बार मैं बता चुका हूँ। एक मगरमच्छ से भरा तालाब है। ये प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब को तैरकर पार करेगा, मैं उसे 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। यानी कि 5 लाख रुपया इनाम व्यक्ति पाएगा। लेकिन प्रपोजल में क्या है, एक शर्त लगी है। कौन सी कंडीशन, कि पहले आपका तालाब तैर कर क्या करो, पार। ऐसे ही नहीं मिल पाएगा।
अब बताया गया था कि ए कूदता है और बड़ी तेजी से तालाब को पार कर जाता है, और ए जैसे ही तालाब को पार किया, अब कुछ करना नहीं है, प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ए ने कंडीशन जो लगी थी प्रस्ताव में उसको क्या कर लिया, पूरा। तो प्रस्ताव में अगर शर्त लगी है और कोई व्यक्ति उस शर्त की क्या कर देता है, पूर्ति, तो अपने आप प्रस्ताव क्या हो जाएगा, स्वीकार, कुछ करना नहीं है। सेक्शन 9 बताता है कि जो प्रामिज होता है, अभी उत्तराखंड में पूछा भी गया था भाई, 2 बार ये क्वेश्चन आया है, जो वचन होता है, जो प्रामिज होता है, उसके प्रकार पूछा गया था। प्रामिज 2 प्रकार का हो सकता है, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। भाई यहीं याद करके जाइएगा, बता रहे हैं हम। यानी कि प्रपोजल यानी कि प्रामिज या वचन या वादा या प्रतिज्ञा के प्रकार बताइए, तो कितने प्रकार के वचन हो सकते हैं, 2। पहला कौन सा प्रकार है, एक्सप्रेस, और दूसरा कौन सा, इम्प्लाइड। दोनों समझिए। अभिव्यक्त या एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ, सेक्शन 9 चल रहा है भाई। एक्सप्रेस का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति वादा किया है, या तो मुख से बोल कर किया है या लिख कर किया है, तो बस एक लाइन, अगर मुख से बोल कर वादा किया गया या क्या करके, लिख कर, तो उस वादे को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस। कौन सी धारा, 9। और अगर आपका बाई कंडक्ट वादा किया है, बाई कंडक्ट का मतलब हुआ आचरण द्वारा। आचरण द्वारा मतलब कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान, यानी कि न तो मुख से बोला, न ही लिखा, लेकिन व्यक्ति का आचरण ही सब कुछ कह देता है, तो आपका आचरण द्वारा, तो इसे इम्प्लाइड या विवक्षित वचन कहा जाता है। मुख से बोला नहीं जाता, लिखा भी नहीं जाता, व्यक्ति का आचरण ही सब कुछ क्या करता है, बता देता है। इसीलिए तो एविडेंस की धारा 8 में, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 में जो कंडक्ट है वह रिलेवेंट बनाया गया है, घटना के पहले का भी और घटना के बाद का भी। अभी आया भी था आपका एमपी में, पिछली बार आया था कि कौन सा आचरण सुसंगत है, पूर्ववर्ती यानी कि प्रीवियस की, सबसिक्वेंट यानी कि पश्चातवर्ती की, दोनों। इसी बार आया था भाई, पिछली बार एमपी में, और एमपी लोग डाले भी हैं ज़्यादा लोग कोचिंग के। तो आपका इस प्रकार सेक्शन 3 से लेकर 9 तक की जो आपका मुख्य बातें थी वह बताई गई भाई। आपका थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, तब भाई टाट में भी आज एक कंसेप्ट निकाला जाए, नेचर बताना है। उसके बाद थोड़ा टाट भी आपका स्पीड पकड़ेगा। तो भाई 15 मिनट बाद क्लास चलेगा आपका, भाई 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। टाट में भी एक कंसेप्ट बना दिया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये जो पढ़ाया जाएगा आज।